हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन मिल्टन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क। हम लोगों ने जो है जॉन मिल्टन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जॉन मिल्टन की बायोग्राफी पढ़ चुके हैं। उनके जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो क्रिटिकल कमेंट्स हुए हैं वो भी हम देख चुके हैं। आज हम उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो है ये एक ओड है, एक नेटिविटी ओड इसको हम कह सकते हैं। ये 1629 में जो है जॉन मिल्टन ने कंपोज किया था, लिखा था, और ये पब्लिश हुआ था 1645 में पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन्स मिल्टन के टाइटल में। यानी कि जब ये पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन्स मिल्टन की कुछ पोएम्स थी जो पब्लिश हुई थी 1645 में, तो तब ये जो है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये ओड भी पब्लिश हुआ था। अब ये ओड जो है किस लिए लिखा गया था, यानी कि तो ये जो ओड है ये सेलिब्रेट करता है द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट टू सेव ह्यूमैनिटी ऑन 25 दिसंबर। यानी कि जब जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर को ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था, तो ये जो है उस इवेंट्स को सेलिब्रेट करता है। और इस ओड में जो है 31 स्टेंजास है एंड 244 लाइन्स है, यानी कि 31 स्टेंजा और 244 लाइन जो है इस ओड में है। इट इज़ फॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। और ये जो ओड है ये जो है 2 सेक्शन में डिवाइड है। शोज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर। और इस ओड में हमें जॉन मिल्टन के इस ओड में हमें एडमंड स्पेंसर का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो जॉन मिल्टन थे वो एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे। तो ये तो था उनका एक ओड। सेकंड जो उनकी पोएम रही है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर एक एपिटफ है, 16 लाइन्स की ये पोएम उनकी रही है। ए ट्रिब्यूट टू द माइटी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ये उन्होंने जो है शेक्सपियर के ऊपर लिखी थी। शेक्सपियर के जो माइटी वर्क्स रहे हैं उनको ये ट्रिब्यूट है। इट इज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ऑफ मिल्टन। ये मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है। 1630 ईस्वी में जो है ये लिखी गई थी, और ये जो पब्लिश हुई थी ये 1632 में हुई थी। जो शेक्सपियर का सेकंड फोलियो आया था, जो शेक्सपियर का सेकंड फोलियो आया था उसमें जो है ये पब्लिश हुई थी। तो ये उनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम कही जा सकती है। हालांकि जो उन्होंने पोएम लिखी है वो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है, ये इन्होंने 1629 में लिखी थी। लेकिन जो पब्लिश पोएम है उनकी फर्स्ट वो ऑन शेक्सपियर है। एल एलिग्रो एंड एल पेंसोरोसो। एल एलिग्रो एंड एल पेंसोरोसो जो है ये इनकी ट्विंस पोएम कही जाती है। ये 1631 ईस्वी में कंपोज की गई थी, ट्विंस पोएम ये कही जाती है। और ये जो है हॉर्सन मिल्टन कंपोज दिस पोएम, यानी कि हॉर्सन में थे जब मिल्टन ने ये पोएम कंपोज की थी। ऑक्टोसाइलेबिक कपलेट्स में ये लिखी गई है। जो एल एलिग्रो है इसका मतलब है ए जॉयफुल मैन, और जो एल पेंसोरसो है इसका मतलब है ए मेलेंकली मैन। यानी कि एलिग्रो का मतलब तो खुश व्यक्ति जो बहुत खुश है, और पेंसोरसो का मतलब है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, जो सैड है। पेस्टल पोएम्स ये है। एल एलिग्रो इन्वोक्स टू द गॉडेस ऑफ मर्थ। जो एल एलिग्रो है वो गॉडेस ऑफ मर्थ को इन्वोक करते हैं, और जो एल पेंसोरसो है वो गॉडेस ऑफ मेलेंकली को इन्वोक करते हैं। नेक्स्ट पोएम उनकी रही है लिसिडस। लिसिडस उन्होंने 1637 में लिखी थी। ये एक पेस्टोरल एलेजी है। ये उनकी जो है लास्ट हॉरिसन पोएम भी कही जा सकती है। इट इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग जो कि उनके एक कॉलेज फ्रेंड रहे हैं, कॉलेज मेट ऑफ मिल्टन रहे हैं ये, तो इनकी जो है मेमोरी में ये पोएम उन्होंने लिखी थी। एडवर्ड किंग जो थे वो अगस्त 1637 में जो है वो ड्रोन्ड हो गए थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी डूबने से। 193 लाइन्स इस पोएम में है और इरेगुलरली राइम्ड है, यानी कि इसकी जो राइमिंग है वो इरेगुलर है। इसके बाद बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स एक ग्रेट वर्क है उनका, एक मास्क ये है इन ह्यूमर ऑफ चैस्टिटी। चैस्टिटी को ऑनर, इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, चैस्टिटी के ऑनर में जो है ये मास्क लिखा गया है। ये जो मास्क परफॉर्म हुआ था ये बिफोर जॉन एगर्टन। जो एक जॉन एगर्टन थे फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के फर्स्ट अर्ल वो थे, तो उनके सामने ये सबसे पहले पर परफॉर्म किया गया था। और कहाँ पर परफॉर्म ये किया गया था? ये परफॉर्म किया गया था लुडलो कैसल में। और इवेंट क्या था जिसमें ये परफॉर्म किया गया था, जिसकी वजह से, तो क्या इवेंट था? तो ये जो सेलिब्रेट कर रहे थे अर्ल्स की न्यू पोस्ट के लिए, जो फर्स्ट अर्ल थे ब्रिजवाटर, उन्हें एक न्यू पोस्ट मिली थी एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, यानी कि वो वेल्स के जो है लॉर्ड प्रेसिडेंट बने थे। तो उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ये मास्क परफॉर्म किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये मास्क सबसे पहली बार कहाँ परफॉर्म किया गया था? तो लुडलो कैसल में। और किसके सामने? जॉन एगर्टन के। जॉन एगर्टन कौन थे? फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, और वो क्या बन गए थे? वो बन गए थे लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। तो इसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कॉमर्स जो मास्क है ये
उसके उनके सामने जो है प्रेजेंट किया गया था। अब जो कोमस मास्क रहा है, इसकी क्या स्टोरी थी और इसके जो कैरेक्टर क्या क्या थे वो देखते हैं। जो इसके कैरेक्टर्स थे, सबसे पहले तो एक अटेंडेंट स्पिरिट हम देखते हैं जो कि डिस्गाइज है एज थायरेसिस, यानी कि उसने जो है एक पेस्टोरल का जो है उसने फॉर्म ली हुई है और उसका जो नाम है वो थायरेसिस उसने अपना नाम रखा हुआ है। ये एक डिस्गाइज स्पिरिट है। इट कम्स टू अर्थ टू प्रोटेक्ट नोबल एंड वर्चुअस पीपल। ये जो स्पिरिट है ये पृथ्वी पर आती है बचाने के लिए उन लोगों को जो कि नोबल हैं और वर्चुअस है, यानी कि जो अच्छे लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, उनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्पिरिट अर्थ पर आती है। जो है एनिसेंट रोमन एंड इटालियन किंग ऑफ गॉड हैं, ये एक भगवान है। ही सेंट अटेंडेंट स्पिरिट टू अर्थ, और इन्होंने ही जो है अटेंडेंट स्पिरिट को अर्थ पर भेजा है ताकि वो नोबल और वर्चुअस जो पीपल है, जो अच्छे लोग हैं, जो ऑनेस्ट पीपल हैं अर्थ के, उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद जो जिसके नाम पर ये मास्क रखा गया है, डेट इज़ कॉमस। कॉमस इस मास्क का विलन है। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, और वो क्या है, वो ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट है, वो काला जादू जानता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डेट इज़ बैकस। बैकस जो है वो गॉड ऑफ वाइन है और कोमस के वो फादर हैं। नेक्स्ट सरसी। सरसी एक विच है और ये कोमस की मदर है। और जो ये सरसी है ये जो है ये इसके पास कुछ मैजिक पावर है जिससे क्या करती है, ये लोगों को जो है, जो भी पीपल्स है वो उसको एनिमल्स में बदल देती है, पशुओं में वो उसको बदल देती है। और जो कोमस है इसके पास जो इससे भी ज़्यादा पावर है। कोमस क्या करता है कि लोगों को जो है वो हाफ़ एनिमल्स और हाफ़ ह्यूमन बीइंग में बदल देता है, यानी कि वो उनको ऐसे चेंज करता है कि वो हाफ़ एनिमल हो जाते हैं। द लेडी, इस जो कॉमस की मास्क की जो हीरोइन कही जा सकती है, जो इसके सेंट्रल कैरेक्टर इसको कह सकते हैं हम, मेन कैरेक्टर द लेडी। इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, बस इसको द लेडी ही कहा गया है। ये एक रॉयल फैमिली की मेंबर है। ये एक प्योर गर्ल है और ये हमेशा जो है अपनी चैस्टिटी को हमेशा बनाए रखना चाहती है। ये जो है अपनी पूरी लाइफ में वर्जन रहना चाहती है। अब इस लेडी के 2 ब्रदर्स हैं, इनका भी कोई नाम नहीं दिया गया है, बस ये उनके 2 भाई हैं। अब जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमें एक अटेंडेंट स्पिरिट देखने को मिलती है। वो पृथ्वी पर आई है और वो हमें हेवन के बारे में बताती है और बताती है कि वो पृथ्वी पर क्यों आई है, क्योंकि वो पृथ्वी पर जो है नोबल और वर्चुअस जो मैन हैं, जो ऑनेस्ट मैन हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जो गॉड ऑफ किंग है, किंग ऑफ गॉड है, उन्हें भेजा है। अब वो जो है कॉमस की स्टोरी हमें बताती है। तो वो बताती है कि कॉमस जो है वो एक एक्सपर्ट है ब्लैक मैजिक में। उसके पास कुछ लिक्विड है, कुछ वो ड्रिंक टाइप का कुछ रखता है अपने पास, जो कि विच ही मेक्स टू ड्रिंक द ह्यूमन बीइंग, यानी कि हु पासिस थ्रू द वुड्स। वो एक जंगलों में रहता है, जो कॉमस है वो घने जंगलों में रहता है, और जो भी व्यक्ति उस जंगल से होकर गुजरता है तो कॉमस उसे वह ड्रिंक देता है, उसे पीने के लिए जो है वो लिक्विड देता है। और जैसे ही वह व्यक्ति उसको पीता है, यानी कि आफ्टर ड्रिंकिंग इट दे बिकम हाफ पीपल एंड हाफ एनिमल, तो वे क्या हो जाता है, वो हाफ एनिमल बन जाता है, यानी कि उसका जो शरीर है वो आधा मनुष्य का रह जाता है और आधा जो है वो एनिमल का हो जाता है। और वो जो अपनी पुरानी लाइफ है उसके बारे में सब कुछ भूल जाता है और वो कॉमस का स्लेव बन जाता है। तो कॉमस के पास जो है कुछ लिक्विड है, मैजिक पावर उसमें है, जिससे वो लोगों को अपना गुलाम बना लेता है और उनको आधे पशुओं में वो चेंज कर देता है। अब जो कॉमस है वो अपने जो है गुफा में बैठा हुआ है, तभी जो है उसको किसी की फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, किसी लड़की की फुट स्टेप्स जो है उसको सुनाई देती है, पैरों की जो आवाज़ है उसको सुनाई देती है। तो वो फिर एक विलेजर्स का रूप धारण कर लेता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एक विलेजर के रूप में, एक गांव वाला वो बन जाता है सीधा साधा सा, और वो उसके पास जाता है जहाँ से उसे वो आवाज़ आ रही थी। वह उस लेडी के पास जाता है और वो उस लेडी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लेडी उसे बताती है कि उसने जो है सी हैज़ लॉस्ट हर वे, कि वह रास्ता भूल गई है। और वो फिर उसे अपने बारे में बताती है कि वो जो है अपने 2 भाइयों के साथ आई थी और वो जो है अपने फादर के किंगडम में जा रही थी, लेकिन रास्ते में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो लेट जाती है, वो बैठ जाती है, और उसके जो दोनों भाई हैं वो उसके लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने जाते हैं। तभी क्या है कि मौसम ख़राब हो जाता है तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है, और अब वो जो है अपना रास्ता भूल चुकी है और उसके भाई भी जो है उसको नहीं मिल रहे हैं, तो वो बहुत परेशान है इस वक्त। तो कॉमस कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास ले जाऊँगा।
तो लेडी सोचती है कि उसके पास क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं था, तो वो कॉमर्स की बातों पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो उसने एक जो है विलेजर का रूप लिया हुआ था। तो जो है वो लेडी उस पर विश्वास कर लेती है और उसके साथ वो चल देती है। लेकिन कॉमर्स क्या है, कॉमर्स उसे अपने महल में ले जाता है, जो कि उसका महल था वो वहाँ पर जो है उस लेडी को ले जाता है। सी टेल्स कॉमर्स अबाउट हर चैस्टिटी, रास्ते में जो है वो कॉमर्स को अपनी चैस्टिटी के बारे में भी बताती है। इसीलिए जो है कॉमर्स डिसाइड करता है कि वो उसको सेड्यूस करेगा, वो जो उसकी चैस्टिटी है वो उसको रिमूव कर देगा, वो उसको सेड्यूस करेगा। वो जो है ऐसा विचार अपने मन में करता है और वो उसे धोखे से जो है अपने प्लेस में, अपने पैलेस में वो उसको ले जाता है और उसको वो एक मैजिकल चेयर पर बिठा देता है। और फिर उसे वो वही सेम लिक्विड जो कि वो आने जाने वाले हर जो ह्यूमन बींग्स है उसको देता था, वो जो है लिक्विड वो उसको देता है और उसे पीने के लिए बोलता है। लेकिन जो है लेडी वो मना कर देती है, वो उसको नहीं पीती। कॉमर्स उसको बहुत से लालच भी देता है। कॉमर्स कहता है कि अगर तुम इसको पी लोगी तो मैं तुम्हें जो है इस पैलेस की क्वीन बना दूंगा। लेकिन वो कहती है कि मुझे क्वीन नहीं बनना, मुझे तो अपनी चैस्टिटी को रिमेन रखना है पूरी लाइफ, मुझे अपनी चैस्टिटी को नहीं खोना है। और अगर मैं क्वीन बनूंगी तो मुझे अपनी जो है चैस्टिटी उसे खोनी पड़ेगी, तो मुझे क्वीन नहीं बनना। कॉमर्स बहुत कोशिश करता है कि वो वह ड्रिंक पी ले, लेकिन जो वो लेडी होती है वो अपनी चैस्टिटी पर रिमेन रहती है, वो अपनी चैस्टिटी पर जो है रखती है। वो कहती है कि मैं यह ड्रिंक नहीं पीऊँगी। अब उधर क्या है, उसके दोनों भाई हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं अपनी बहन के लिए और वो उसको जो है इधर उधर ढूंढ रहे हैं। एक भाई जो है उसको वो पैनिक भी हो जाता है, वो कहता है कि कहीं मेरी बहन को कुछ हो ना जाए। लेकिन जो है दूसरा भाई उसे समझाता है कि नहीं, हमारी जो बहन है वो बहुत ही प्योर है और उसकी जो चैस्टिटी है, उसकी जो प्योरिटी है वो उसको कुछ भी नहीं होने देगी। तभी जो है उन्हें वहाँ पर अटेंडेंट स्पिरिट मिलती है, जो कि जिसने कि रूप धारण किया हुआ एक शेफर्ड का, थायरेसिस उसका जो नाम है, टायरेसिस। और जो है वो उसको मिलती है, वो उन दोनों भाइयों से पूछती है। तो जब ये दोनों भाई बताते हैं अपनी बहन के बारे में, तो जो थायरेसिस है वो उन्हें कॉमर्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि शायद कॉमर्स जो है उसको अपने पास अपने महल में ले गया हो। तो वो फिर तीनों जो हैं, दोनों भाई उसकी और वो अटेंडेंट स्पिरिट थी, वो तीनों जो मिलकर उसके कॉमर्स के पैलेस में जाते हैं। वहाँ पर जो है वो कॉमर्स से फाइट भी करते हैं और वो तीनों जो है कॉमर्स को हरा देते हैं। तो कॉमर्स जो है वहाँ से भाग जाता है। कॉमर्स के चले जाने के बाद जो है वो दोनों भाई अपनी बहन से मिलते हैं, लेकिन क्योंकि जो वो लेडी थी वो एक मैजिकल चेयर पर बैठी हुई थी, तो इसीलिए वो अपनी मैजिकल चेयर से नहीं उठ पा रही थी। तो तब क्या है, अटेंडेंट स्पिरिट इन्वोक करती है सबरीना को। सबरीना को जो है वो इन्वोक करती है ताकि वो जो उस मैजिक को काट दे। सबरीना आती है और उस मैजिक को वो काट देती है और इस तरह से जो है उसकी जो बहन थी वो आज़ाद हो जाती है और तीनों जो है अपने फादर के महल में वापस लौट जाते हैं। तो ये कॉमर्स की स्टोरी थी। कॉमर्स एक मास्क है उनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट जो वर्क है उनका आर्केड्स, ये भी एक मास्क है और ये जो परफॉर्म्ड हुआ था ये 1634 में परफॉर्म हुआ था। और ये जो रिटर्न किया गया था, कंपोज किया गया था, ये किस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कंपोज किया गया था? तो एक एलिस स्पेंसर थी, एलिस स्पेंसर जो काउंटेस थी डॉगर ऑफ डर्बी की, और ये 5th अर्ल भी थी डर्बी की। तो उसका जो बर्थडे था, 75th जो उनका बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मिल्टन ने ये मास्क लिखा था एलिस स्पेंसर को। नेक्स्ट उनकी पोएम है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट या ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो इनकी पोएम है ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, ऑटोबायोग्राफिकल ये सोनेट भी कहा जा सकता है। और ये इन्होंने जो है 1652 में लिखा था, जब वो 44 एज के थे और उनकी जो आई साइट है वो चली गई थी, वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे। उस वक्त जो है उन्होंने ये सोनेट लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हालांकि जो इन्होंने ये सोनेट लिखा था, इन्होंने उनको कोई भी नाम नहीं दिया था, बल्कि जो पहली लाइन है वही जो है इसका टाइटल थी। लेकिन बाद में जब ये पब्लिश हुआ था तो इसको जो टाइटल दिया गया था, और इस पोएम को टाइटल किसने दिया था? ये टाइटल दिया था थॉमस न्यूटन ने। इस पोएम पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें इसके सारे फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप जो है वो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोज वर्क, ये उनकी कुछ पोएम्स थी। हालांकि उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी केवल वही हम डिस्कस करेंगे। अब हम उनके कुछ प्रोज वर्क देखते हैं। सबसे पहला उनका वर्क रहा है ऑफ रिफॉर्मेशन, जो कि 1641 में आया था। ये एक पैम्पलेट है और इसका जो फुल टाइटल है वो है ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। उन्होंने जो है चर्च जो डिसिप्लिन था इंग्लैंड में, उसके रिफॉर्मेशन पर जो है पैम्पलेट लिखा था। मिल्टन रिलाइज ऑन द कंसेप्ट ऑफ ए बॉडी टू सर्व एज ए मेटाफर फॉर हिज एनालिसिस ऑफ रिलीजन।
तो मिल्टन ने क्या कंसेप्ट दिया है, उन्होंने एक बॉडी का कंसेप्ट दिया है जो कि एक मेटाफर की तरह सर्व करती है फॉर हिज एनालिसिस ऑफ रिलीजन। यानी कि उन्होंने जो है चर्च के रिफॉर्मेशन पर, जो चर्च का डिसिप्लिन था उसके रिफॉर्मेशन पर ये पैम्पलेट जो है उन्होंने लिखा था। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये उनका एक ट्रैक्ट है डिवोर्स पर। ये 1 अगस्त 1643 में ये पब्लिश हुआ था। सेकंड एडिशन इसका 1644 में आया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मिल्टन की 1642 में शादी हुई थी मैरी पॉवेल से, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही जो है मैरी पॉवेल उनको छोड़कर अपने घर चली जाती है। तो जो जॉन मिल्टन है वो डिवोर्स अपनी वाइफ से लेना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त जो इंग्लैंड का लीगल स्टेटस था वो उनको अलाउ नहीं करता कि मिल्टन जो है डिवोर्स ले सके। तो इसीलिए जो है मिल्टन ने डिवोर्स के सपोर्ट में ट्रैक्ट ही लिखा था। उन्होंने जो है डिवोर्स पर टोटल 4 ट्रैक्ट्स लिखे थे। तो ये उनका जो है फर्स्ट ट्रैक्ट था, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रैक्ट। सेकेंड जो उनका ट्रैक्ट रहा है वो है जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूसर। जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूसर जो है 1644 में ये उन्होंने लिखा था। सेकंड ट्रैक्ट ऑन डिवोर्स ये कहा जाता है उनका। और ये जो वर्क है इसमें जो है मिल्टन की ट्रांसलेशन है प्रो डिवोर्स आर्गूमेंट्स फ्रॉम मार्टिन ब्रूसर्स डे रेग्नो क्रिस्टी। मार्टिन ब्रूसर का एक वर्क रहा है डे रेग्नो क्रिस्टी, तो उसमें जो है उन्होंने प्रो डिवोर्स जो है आर्गूमेंट किए हैं और मिल्टन ने जो है उन्हीं को ट्रांसलेशन अपने इस वर्क में किया है। जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूसर में 1644 में यह है आया था। ट्रैक्टेट ऑफ एजुकेशन, एक ऑफ एजुकेशन जो उनका ट्रैक्ट रहा है ये 1644 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट अपीयरिंग एनोनिमसली एज ए सिंगल 8 पेज क्वार्टो शीट, सबसे पहले जो है ये पब्लिश हुआ था, ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था और ये सिंगल 8 पेज क्वार्टो शीट पर पब्लिश हुआ था। प्रेजेंटेड एज ए लेटर रिटन इन रेस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्यूरिटन एजुकेशन रिफॉर्मर सैमुअल हार्टलिप। जो सैमुअल हार्टलिप एक एजुकेशनल प्यूरिटन एजुकेशन रिफॉर्मर थे, उनकी जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो उसके रेस्पॉन्स में ये लिखा गया था। ये एक लेटर के रूप में जो है लिखा गया था। इट रिप्रेजेंट्स मिल्टन्स मोस्ट कॉम्प्रेंसिव स्टेटमेंट ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म। इसमें जो है मिल्टन ने बहुत से जो स्टेटमेंट दिए हैं एजुकेशनल रिफॉर्म पर, एजुकेशनल रिफॉर्मेशन पर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। एरियोपैजिटिका, एरियोपैजिटिका 1644 में आया था। ये एक स्पीच है मिल्टन की फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग। अनलाइसेंस प्रिंटिंग की जो लिबर्टी है उसके ऊपर उन्होंने ये स्पीच दी है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। जॉन मिल्टन ने जो है लाइसेंसिंग और सेंसरशिप को यहाँ पर अपोज किया है। ये 23 नवंबर 1644 में ये पब्लिश हुआ था। इट इज़ टाइटल आफ्टर ग्रीक वर्ड एरियोपैजिटिकोस। एरियोपैजिटिकोस एक ग्रीक वर्ड है, तो इसमें जो है इसको टाइटल दिया गया था। ये एक स्पीच है जो कि एथेनियन ओरेटर आइसोक्रेट्स ने लिखी है। कब लिखी थी ये? 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी BC में जो है ये लिखी गई थी। आइसोक्रेट्स ने ये लिखी थी स्पीच, जो कि एक एथेनियन ओरेटर थे। और ग्रीक वर्ड क्या है? एरियोपैजिटिकोस। एरियोपैजिटिकोस जो है ये ग्रीक वर्ड रहा है। और जो ये एरियोपेजिस है, एरियोपेजिस जो है ये एक हिल है एथेंस में। एथेंस में एक हिल है जिसका नाम है एरियोपेजिस। नेक्स्ट कोलेस्टेरियन। कोलेस्टेरियन जो आया था 1645 में आया था। ये जो कोलेस्टेरियन है ये उनका 3rd ट्रैक्ट है डिवोर्स पर। डिवोर्स पर जो हमने पहले 2 ट्रैक्ट पढ़े थे, कौन कौन से? द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स और द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूसर। तो ये उनका जो है 3rd ट्रैक्ट है कोलेस्टेरियन। 1645 में ये आया था। कोलेस्टेरियन जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट या फिर हाउस ऑफ करेक्शन। ये एक रेस्पॉन्स रहा है। एक्चुअली जब उन्होंने द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स लिखा था तो इसमें उन्होंने डिवोर्स को जो है सही बताया था। उन्होंने जो है डिवोर्स को सपोर्ट किया था। तो उस पर जो है किसी ने फिर अटैक किया था। कोई पैम्पलेट उन्होंने लिखा था किसी एनोनिमसली, यानी कि एनोनिमस बिना किसी नाम का एक पैम्पलेट आया था जिसमें द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स पर अटैक किया गया था। तो उसी के जवाब में जो है मिल्टन ने ये ट्रैक्ट लिखा था। और इस ट्रैक्ट में मिल्टन ने जो है एन आइडिया ऑफ सेपरेशन को प्रमोट किया था। एन आइडिया ऑफ सेपरेशन। टेट्राकोर्डन 1645 में 4th ट्रैक्ट ऑन डिवोर्स। ये 4था ट्रैक्ट है डिवोर्स पर। डिवोर्स पर जो है टोटल 4 ट्रैक्ट मिल्टन ने लिखे थे। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूसर और 3rd कोलेस्टेरियन और 4th टेट्राकोर्डन। टेट्राकोर्डन भी जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है 4 स्ट्रिंग। ये पब्लिश हुआ था 4 मार्च 1645 को विद इच अनदर ट्रैक्ट कोलेस्टेरियन। यानी कि कोलेस्टेरियन और टेट्राकोर्डन ये दोनों जो ट्रैक्ट है ये उनके एक साथ पब्लिश हुए थे।
नेक्स्ट उन्होंने लिखा था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, 1649 में ये आया था, 1649 में पब्लिश हुआ था। और ये चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद पब्लिश हुआ था। जो चार्ल्स फर्स्ट थे उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और जो जॉन मिल्टन थे वो इस चीज़ के जो है सपोर्ट में थे, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के वो सपोर्ट में थे। ही डिफेंड्स द राइट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट ए गिल्टी सोवरेन, यानी कि अगर कोई गिल्टी राजा है, अगर कोई किंग है वो गिल्टी है तो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। वो जो है इस चीज़ के पक्ष में थे। नेक्स्ट उनका वर्क है एलिकोनोक्लास्ट, एलिकोनोक्लास्टिस। एलिकोनोक्लास्टिस जो है 1649 में आया था, ये भी अक्टूबर में आया था। ही प्रोवाइड ए जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। इसमें भी जो है उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूट को सही बताया है, ये उसे जस्टिफाई किया है। ये जो टाइटल है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है आइकोनोक्लास्ट या ब्रेकर ऑफ द आइकॉन, ब्रेकर ऑफ द आइकन या आइकोनोक्लास्ट। ये जो रेफर है इट रेफर्स टू आइकॉन बेसिलाइक। आइकॉन बेसिलाइक का मतलब होता है आइकॉन ऑफ द किंग। एक्चुअली जब चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हुआ था तो कुछ लोग जो है चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे और कुछ लोग जो है पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे, यानी कि ओलिवर क्रोमवेल जो कि बाद में उस पार्लियामेंट का मेन मेंबर बना था, तो कुछ लोग तो उनके सपोर्ट में थे पार्लियामेंट के और कुछ लोग जो थे वो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे। तो जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था तो अलग अलग जो है बहुत सारे वर्क्स आए थे। तो उनमें एक वर्क आया था जिसका नाम था आइकॉन बेसिलाइक, यानी कि आइकॉन ऑफ द किंग। इसमें जो है चार्ल्स फर्स्ट को बहुत ही अच्छा राजा बताया गया था और इस वर्क में जो है उन्हें ऐसे पोर्ट्रेट किया गया था मानो वो एक मार्टियर हो। तो ये जो वर्क हुआ था, ये वर्क आया था आइकॉन बेसिलाइक, ये बहुत जो है फेमस भी हुआ था, लोगों ने इसे बहुत पढ़ा भी था। तो इससे जो है चार्ल्स फर्स्ट को सिंपैथी मिलने लगी थी। लेकिन तभी जो है जॉन मिल्टन ने जब इसको पढ़ा तो जॉन मिल्टन जो है बिलीव करते थे कि जो ये आइकॉन बेसिलाइक है ये जो है क्रिएटेड ए फॉल्स आइडल, कि एक झूठा आइडल फैला रहा है, झूठी बात जो है ये बता रहा है और वो उसे सच से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इसीलिए जो है जॉन मिल्टन ने एलिकोनोक्लास्टिस लिखा था, जिसका टाइटल था एलिकोनोक्लास्टिस इज आंसर्ड टू ए बुक एंटाइटल्ड एलिकॉन बेसिलाइक, यानी कि एलिकॉन बेसिलाइक नाम की एक बुक है जिसके आंसर में आइकोनोक्लास्टिस लिखा गया है। नेक्स्ट उनका वर्क रहा है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो। ये 1651 में आया था, ये एक लैटिन पोलेनिक है। 1651 में ये पब्लिश हुआ था और इसका जो फुल टाइटल है वो था जॉन मिल्टन एंड इंग्लिशमैन हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ये जो वर्क है ये पार्लियामेंट ने कमीशन किया था एज ए रिस्पॉन्स टू ए वर्क बाय क्लोडियस सैलेमेसिस एंटाइटल्ड डिफेंसियो रेजियो प्रो कोरलो फर्स्ट। जैसे कि पहले बताया था कि कुछ लोग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे। तो क्लोडियस सैलमेसियस जो एक राइटर थे, उन्होंने एक वर्क लिखा था डिफेंसियो रेजिया प्रो कोरोलो फर्स्ट, यानी कि रॉयल डिफेंस ऑन बिहाल्फ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के डिफेंस में जो है चार्ल्स फर्स्ट के बिहाल्फ में जो है एक लिखा था वर्क डिफेंसियो रेजिया प्रो कोरोलो फर्स्ट। तो जब ये वर्क आया था तो इसके अगेंस्ट जो है जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा था और ये पार्लियामेंट ने कमीशन किया था। जो सैलेमेसिस थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो रेबल्स हैं लेड बाय क्रोमवेल, यानी कि क्रोमवेल के द्वारा जो रेबल्स हैं, क्रोमवेल के पास जो साथी हैं, क्रोमवेल के जो पार्टनर रहे हैं वो रेबल्स हैं और वो गिल्टी है रेजिसाइड के, क्योंकि उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया है। रेजिसाइड होता है किसी राजा को मारना। तो उनके अकॉर्डिंग जो क्रोमवेल के साथी हैं वो सब जो है गिल्टी हैं रेजिसाइड के। लेकिन मिल्टन ने क्या किया था, मिल्टन ने जो है एक डिटेल जस्टिफिकेशन दी थी पार्लियामेंट पार्टी की ओर से, यानी कि उनका मानना था कि जो पार्लियामेंट ने किया है वो सही है, वो गलत नहीं है, वो जस्टिफाई है। नेक्स्ट उनका वर्क है डिफेंसियो सेक्युंडा। डिफेंसियो सेक्युंडा आया था 1654 में, एक पॉलिटिकल ये ट्रैक्ट रहा है और ये जो उनका डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो आया था ये उसका सीक्वल है। इट इज़ ए डिफेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री रेजाइम एंड आल्सो डिफेंस ऑफ हिज ओवन रेपुटेशन अगेंस्ट ए रॉयलिस्टिक ट्रैक्ट पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ सैलमेसियस, यानी कि सैलमेसियस के नाम से जो है एक ट्रैक्ट पब्लिश हुआ था जिसमें जॉन मिल्टन पर भी जो है अटैक किया गया था, जॉन मिल्टन की रेपुटेशन पर अटैक किया गया था और पार्लियामेंट पर भी अटैक किया गया था। तो ये पार्लियामेंट के डिफेंस में और अपनी रेपुटेशन के डिफेंस में जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा था डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो। ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर 1659 में ये आया था।
पब्लिश्ड इन फेब 1659 में पब्लिश हुआ था आफ्टर रिचर्ड क्रोमवेल एस्टेब्लिश्ड ए न्यू पार्लियामेंट। जो ओलिवर क्रोमवेल थे उनके जो बेटे थे रिचर्ड क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल के बाद जो है रिचर्ड क्रोमवेल ने अपनी एक न्यू पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश किया था। तो उसके बाद जो है जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा था ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर 1659 में। तो ये उनके कुछ पोइट्री और उनके कुछ प्रोज वर्क हैं जो मेन थे, हमने उनके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उनके जो ग्रेट एपिक रहे हैं पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोनिस्टीज़, जो उनका ग्रेट एपिक है पैराडाइज लोस्ट, उसके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी एक बुक की समरी जो है हम पढ़ेंगे, हर बुक में क्या जॉन मिल्टन ने बताया है और क्या क्या सिग्निफिकेंस हर बुक की है, तो हम सब वो देखेंगे। बुक वाइज जो है पैराडाइज लोस्ट को हम पढ़ेंगे, पैराडाइज रिगेन भी हम देखेंगे और सैमसन एगोनिस्टीज जो कि उनका एक पोएटिक प्ले है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उनके मेन जो है 3 वर्क अब रह जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।